सो वाटर वेव्स मैंने ऑलरेडी दिखाए थे। अब हम साउंड के साथ देख रहे हैं बेसिकली सेम एक्सपेरिमेंट, या एंड यू स्टार्ट द साउंड, सो यू स्टार्ट द साउंड एट द सेम टाइम, और यहाँ पे भी you get that constructive and destructive interference. Okay, all right, shouldn't be a problem to understand. ये भी मैंने तुमको already दिखाया था. I can do the same thing with light. Okay, और यहाँ पे I can get a screen, ये screen दिखा रहा हूँ मैं तुमको, and start with the light. तो obviously light का जो pattern है तुमको इस screen पे दिखता है as a constructive and destructive interference. Okay, so इसको अपन ऑब्जर्व करते हैं, स्क्रीन को अपन ऑब्जर्व करते हैं, बिकॉज अदरवाइज यू कैंट एक्चुअली सी दिस थिंग दैट इज हैपनिंग विद द लाइट. ओके, तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि देयर इज अ डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये पैटर्न रिपीट होते जाएगा इन ऑल डायरेक्शन. So this is what we observe. So this is what is called as interference pattern. Okay, this is called as interference pattern. Okay, अगर डिस्ट्रक्टिव पैटर्न, सॉरी डिफ्रैक्शन पैटर्न अगर देखना है, सो लेट्स सी दैट. सो यू सी दैट दिस इज अ लाइट, ओके, एंड सिंगल बीम है, एंड व्हाट यू सी इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न. ओके, बेसिकली द होल थिंग इज फिलिंग अप, सो यू कैंट एक्चुअली सी एनीथिंग. ओके, लेकिन इफ यू हिट one light at a time, one photon at a time, then you can see the circular concentric ring pattern दिखता है. तुमको ये एक्सपेरिमेंट किया था, डेसन गर्मर ने किया था with electrons, and you get concentric ring type of pattern on the screen. Okay, इसको अपन बोलते हैं diffraction pattern. Diffraction pattern और interference pattern कैसे related है? They are related with light, isn't it? और लाइट इज अ वेव, सो हम क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस पैटर्न इज रिलेटेड टू वेव. अंडरस्टूड है? दे आर नॉट रिलेटेड टू पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल जैसे यहाँ से जस्ट इमेजिन, ओके, लेट मी जस्ट रीसेट दिस एंड गो टू लाइट. अगर मैं यहाँ से एक कोई टेनिस बॉल फेंकता हूँ एंड देयर इज अ स्क्रीन, ओके, कोई पार्टिकल फेंकता हूँ, इमेजिन लाइक अ पिंग पोंग बॉल, है ना, टेबल टेनिस वाला बॉल या टेनिस बॉल या सम बॉल अगर फेंकता हूँ, तो आई विल जस्ट गेट spots on this locations, isn't it? दो ही अपने को मिलेंगे peaks. Okay, if it is a particle. But if it is a wave, then what we see is a interference pattern. Okay, if it is a wave, क्योंकि waves एक दूसरे के साथ interact होते हैं, alright, जहाँ पे इनका phase opposite हो रहा है वहाँ पे वो cancellation होगा. तो यहाँ पे phases जो है, ये जो streaks दिख रहे हैं जहाँ पे cancellation हो रहा है, वहाँ पे इनके phases opposite है, और यहाँ पे इनके phases same है, और same phase रहने के वजह से ये जो waves है ये इनका addition होगा and you get a bigger wave. अब जो है I'm gonna show you something different. This is a double slit experiment. So this is same pattern you see if you pass a wave through a slit. ये slit है, मतलब there is a barrier, और जो wave है वो इसी से pass होगा, और यहाँ पे अपने को same pattern देखने को मिलता है. So let's start the water. This is a water wave. So you can see a diffraction pattern. You can see the diffraction pattern, isn't it? So you see a water wave, and this pattern is called as a diffraction pattern, okay, which is associated with wave. So it's not a surprise. That's why we say water wave is a wave, okay, because you see a diffraction pattern. अगर मैं इसको change करता हूँ with sound, again you see the same thing. इसको मैं थोड़ा सा shift करता हूँ इधर. Sound के साथ भी तुमको diffraction pattern दिख रहा है, okay, and you see the same with interference. लाइट के साथ भी तुमको इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं अपन, ओके. सो यू सी अगेन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न. अंडरस्टूड है क्या? ओके. अब अगर मैं सिर्फ इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करता हूँ तो क्या होगा, लाइट चेंज होगा. फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंसी अगर मैंने कम किया तो एम्पलीट्यूड बड़ा, सॉरी वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हो इसका मतलब इसका कलर चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ लाइट. ओके, तो ये कलर चेंज हमको सिर्फ लाइट के केस में दिखेगा. वी वोंट एबल टू सी दैट विथ वाटर वेव. अगर साउंड का मैं फ्रीक्वेंसी कम करता हूँ तो जो ये है पिच है वो बड़ा होते जाता है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम करता हो तो उसका पिच जो है वो छोटा होते जाता है. ओके, हाई पिच लो पिच की अपन बात करते हैं बेसिकली.
ओके, तो ये अपन ने साउंड के केस में देखा था। ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक और स्लिट इंट्रोड्यूस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं रादर देन यूजिंग अ सिंगल स्लिट एट ए डबल स्लिट, ओके, और इसको रिसेट कर देते हैं अपन। Then we do two slits and I bring this over here and this is a water wave, ठीक है। और देखो जब वाटर वेव दो स्लिट से जाता है तो क्या मिलता है, कौन सा पैटर्न मिल रहा है तुमको, इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है विथ वाटर। सो दो स्लिट्स से अगर जाता है तो यू सी ए इंटरफेरेंस पैटर्न, ओके, एंड अगेन चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी एंड एवरीथिंग बेसिकली डज द सेम थिंग। अगर फ्रीक्वेंसी कम करता है एम्पलीट्यूड बढ़ता है बट इंटेंसिटी रिमेन सेम, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना, उसके साथ अपन नहीं करेंगे। वी कैन डू दैट सेम थिंग विथ साउंड वेव, okay, single slit, and this is now two slit. Again you should see interference pattern, या इंटरफेरेंस पैटर्न देखो, यहाँ पे कैंसलेशन मिल रहा है और यहाँ पे एडिशन मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। सो यू सी द सेम थिंग विद साउंड वेव्स, इवन विद लाइट यू सी दैट डिफ्रैक्शन पैटर्न। जब अपन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुमको फिजिक्स में आएगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री में नहीं आता ये, दिस इज जस्ट बेसिकली बिकॉज वी नीड दैट, ओके, एंड देयर आर सम इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट एक्चुअली हैपेंस, और इसकी वजह से ये यहाँ से जा रहा है, लाइट से अपने को डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मिल रहा है। अंडरस्टूड है? ये नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे देखो बीम ऑफ लाइट है, दिस इज अ बीम ऑफ लाइट एंड दिस इज बेसिकली अ पिन होल, ओके, और वहां से अपन पास करते हैं तो इस स्क्रीन पे, दिस इज बेसिकली अ फोटोग्राफिक स्क्रीन, और यहाँ पे अपने को उसका इमेज दिखता है, एंड दैट एक्चुअली बेसिकली बिकॉज द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने को उस पर्टिकुलर होल का डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखता है। सो लेट्स स्टार्ट दैट, एंड व्हाट यू सी इज दिस इज अ डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओके। सो लाइट जब छोटे से पिन होल में से जाता है, इट डिफ्रैक्ट्स एंड यू गेट दैट कॉन्सेंट्रिक रिंग सर्कल। ये क्यों मिल रहा है आपने को, बिकॉज लाइट इज अ वेव, दैट्स व्हाई वी सी दैट, isn't it? अलग अलग अगर मैं इसका साइज चेंज करता हूँ तो you see different types of diffraction patterns, so you can see that these are again various different types of diffraction patterns, so something like that. So ये भी I think I've shown this to you already, and you can change the diameter of the hole and that changes the diffraction pattern as well, okay. So इस तरह से ये changes होते हैं, and this is a very old experiment that was known basically, okay, because you know everybody played with light, जैसे ही light अपने को पता चला, we all observed these diffraction patterns probably for thousands of years, and this was not new to us, ये अपने को new नहीं था, but we observed that. Understood? Okay, is this clear about the diffraction and interference pattern? Okay, so अभी अपन ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा, उससे रिलेटेड मैं तुमको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। दिस इज नथिंग बट अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और ये अपन ने अभी जस्ट देखा है कि देयर इज अ लेट्स से लाइट सोर्स और यहाँ पे दो स्लिट्स है, तो लाइट ये दोनों स्लिट में से पास होता है, एंड व्हाट वी गेट इज अ इंटरफेरेंस पैटर्न। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है। इंटरफेरेंस पैटर्न जब अपने को दिखता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज ये कॉज कर रही है दैट इज अ वेव, दैट इज अ वेव। अब हुआ क्या कि पीपल स्टार्टेड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विथ इलेक्ट्रॉन। जब ये डी ब्रॉली की जो थियरी थी वो जब सामने आई, ओके, जब डी ब्रॉली की थियरी सामने आई, सो व्हाट वी सॉ कि people were talking about waves, okay. तो दे थॉट कि यू नो डी ब्रॉली का बोलना ये था ना कि इफ लाइट इज अ वेव एज वेल एज मैटर, दैट मीन्स मैटर कैन ऑल्सो बी अ वेव, और उसने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बिहेव्स एज अ वेव, ओके। People actually did that with a lot of other things। जो अभी मैंने तुमको डिफ्रैक्शन पैटर्न जो दिखाया, तो जो लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें अपन बीम पास करते हैं, यू गेट दैट कॉन्सेंट्रिक रिंग सर्कल, ओके, that was done by Davis and Germer, और उनको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखा
with electrons, with atoms, with molecules, even with C60. Okay, C60 बोले तो ये अपना बकमिनिस्टर फुलेरिन, okay, जिसको फुलेरिन्स बोलते हैं अपन, मतलब इतने बड़े मॉलिक्यूल्स भेजने के बाद what you saw is a diffraction pattern, concentric ring circle, मतलब atoms, molecules ये भी wave behavior दिखाते हैं. That was the point, okay, of that diffraction ring experiment. Obviously जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती है, and you get that smaller pattern, basically उतना prominent pattern नहीं मिलता है, okay, with increased mass. But if you have a sufficient velocity अगर ज्यादा है तो the wavelength is going to be small enough that you can actually see the diffraction pattern या measure कर सकते हो, okay, that is something you can actually do. तो इस केस में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में rather than passing of light, okay, what people did is they started passing electrons at a high velocity. क्या पास किया उन्होंने? इलेक्ट्रॉन पास किया. जब इलेक्ट्रॉन पास किया तो what they saw is this interference pattern, okay, ये interference pattern उनको दिखा. Obviously इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स आर इंटरफियरिंग विथ ईच अदर. जैसे वेव एक दूसरे के साथ इंटरफियर करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी इंटरफियर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है ना. shouldn't be a problem because डी ब्रोली ने बोला था कि matter is also a wave and electron is a matter, so electrons here are behaving as a wave, they are going as a wave, okay. But the question was, how does electrons interfere with each other, isn't it? That was the question. So what they did is one electron at a time भेजा. There is no chance of interference, बराबर है अभी. अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम भेजता हूँ, जैसे अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूँ तो इट इज पॉसिबल कि दे विल इंटरफियर विद ईच अदर. जैसे दो वेव्स अपन भेज रहे हैं, रिमेंबर दैट इंटरफियरेंस पैटर्न वाला एक्सपेरिमेंट, दो वेव्स मैं भेज रहा हूँ तो ये दो वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफियर कर रहे हैं और इंटरफियरेंस पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ओके. अब अगर इलेक्ट्रॉन्स में भेज रहा हूँ, दे आर बिहेविंग एज अ वेव, इसका मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ इंटरफियर कर रहे हैं, यू गेट दैट इंटरफियरेंस पैटर्न. यस, इसका यही मतलब होता है कि नहीं होता है, बताओ मेरे को. So what they did is they sent one electron at a time. अब electron should behave as a particle, isn't it? सिंगल इलेक्ट्रॉन है मतलब वो इतना बड़ा पैटर्न तो क्रिएट नहीं कर सकता ना सिंगल इलेक्ट्रॉन, isn't? सिंगल इलेक्ट्रॉन बेसिकली इज अ डॉट. तो तुम देख रहे हो यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं. सिंगल इलेक्ट्रॉन भेजा एट अ टाइम, वन इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, समझ में आया ना. So these electrons are coming and they are creating this type of dots on a जिंक सल्फाइड स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इस तरह के डॉट्स क्रिएट कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली नथिंग इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट एंड यू सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम देखते हो इसको तो तुमको रैंडम डॉट्स दिखते हैं. काफी इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं इस स्क्रीन पे, ओके, इसी स्क्रीन पे इसको इस तरह से दिखा रहे हैं अपन बेसिकली, तो तुमको रैंडम डॉट्स दिखते हैं. नथिंग else is happening and just you let the electrons go for like many times actually, you send lots of electrons. तो अगर धीरे धीरे देखते हैं अपन, you see a pattern emerging. What do you see? A pattern emerging, and at the end of it you see a interference pattern which is identical to this. Remember, we are sending one electron at a time. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको क्या मिलता है? इंटरफियरेंस पैटर्न मिलता है. और जब ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया, ऑब्वियसली साइंटिस्ट जस्ट वेंट क्रेजी, ऑलराइट, ऑल ओवर द वर्ल्ड. हाउ इज इट पॉसिबल? दे जस्ट वेंट क्रेजी. सिंगल इलेक्ट्रॉन एज इफ जैसे इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है स्लिट में से, ओके, और पहला इलेक्ट्रॉन गया, right, but the second electron knows where the first electron went and it goes to a specific position, something like that, and it creates a pattern, okay, as if the electrons actually have a memory or something like that, okay. Obviously this is not true, okay, that is not true. So then people were little obviously जो explanation आया वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, it is going through both the slit at the same time. क्या हो रहा है? Electrons are going through both the slit at the same time,
तो जो दो वेव्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन के जो दो वेव्स दोनों स्लिट में से एट अ सेम टाइम जा रहे हैं, दे आर इंटरफियरिंग एंड फाइनली यू एंड अप गेटिंग एन इंटरफियरेंस पैटर्न. समझ में आया? So that's how the electrons interact with each other. So what it means is that a single electron going through the same slit. Obviously, first there wasn't the conclusion. That was the conclusion at the end of the experiment. जो initial conclusion था कि obviously अगर electron gun में भेज रहा हो, okay, so one electron must be going through this slit, and the other electron must be going through the other slit, isn't it? Yeah, and that's what they thought. कि जैसे आई एम सेंडिंग वन इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन या तो ये स्लिट में से जा सकता है या तो ये स्लिट में से जा सकता है, isn't it? किसी एक स्लिट में से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ओके, एंड somehow the electrons are actually creating this interference pattern, okay? So people were really puzzled about that, okay? They were really, I mean, scientists, quantum physicists, all right, बड़े बड़े जो नाम थे इस इंडस्ट्री के, they were actually puzzled by this experiment. So what they decided to do is see कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है, okay? Obviously मतलब यहाँ तक काफी कुछ डेवलपमेंट हो चुका था. People proposed the theory they at the same time कि electron is basically going through both the slit at the same time, and that's why you get this interference pattern. समझ में आया? Interference pattern मिल रहा है. अगर मान लो यही पार्टिकल होता, ओके, इफ दिस वुड हैव बीन अ पार्टिकल, तो मेरे को कौन सा पैटर्न मिलता? अगर मैं इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स नहीं, मैं दो स्लिट में से, मतलब इसी इसमें से अगर मैं पार्टिकल भेजता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल पिंग पोंग बॉल, ओके, अगर भेजता हूँ, ओके, एंड स्लिट इज बिग इनफ टू अलाउ द ट्रैवल ऑफ द और पैसेज ऑफ द पिंग पोंग बॉल, अगर इतना बड़ा स्लिट है और उसमें से पिंग पोंग बॉल अगर जा सकता है, तो मेरे को स्क्रीन पे क्या पैटर्न दिखता? ऑब्वियसली एक ये सैचुरेशन मिलता और एक ये सैचुरेशन मिलता. ऑब्वियसली पिंग पोंग बॉल जो है ये वेव के जैसा तो बिहेव नहीं करेगा ना, इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ पार्टिकल. तो मेरे को यहाँ पे कुछ डॉट्स मिलेंगे और यहाँ पे कुछ डॉट्स मिलेंगे, इनका डेंसिटी सैचुरेशन जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 1:1 ऑलमोस्ट, isn't it? That's what we're going to observe, okay, with a ping pong ball. With electron, that's not what we observed, all right? We observed a interference pattern. Now the question was, how does that happen? Okay, ये कैसे हो सकता है? So what they did is मतलब they wanted to know कि इलेक्ट्रॉन कौन से स्लिट में से जा रहा है, और अगर दोनों स्लिट में से जा रहा है तो कैसे जा रहा है, isn't it? That's what we wanted to know. So how is it electron that are basically behaving like a ghost particle at this point? Okay, how is that possible? So what they did is they put a detector. यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने? एक डिटेक्टर लगा दिया. दिस इज अ डिटेक्टर, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर. सो ये स्लिट पे उन्होंने डिटेक्टर लगाया, ये स्लिट पे डिटेक्टर नहीं लगाया. ओके, समझ में आया ना? सो अब इलेक्ट्रॉन अगर इस स्लिट में से जाता है तो डिटेक्ट होगा, इस स्लिट में से जाता है तो डिटेक्ट नहीं होगा. ओके, तो मतलब अपन इलेक्ट्रॉन को भी ट्रैक कर सकते हैं कौन से स्लिट में से जा रहा है. ओके, पहले तो शायद से दोनों इस पे लगाया होगा उन्होंने. ओके, पहले तो शायद से हो सकता है कि दोनों इस पे लगाया होगा. पहले तो शायद से दोनों इस पे लगाया होगा. They didn't probably observe anything, and what they did is just put detector at that. Okay, it doesn't matter. मतलब तुम दोनों इस पे लगा सकते हो डिटेक्टर और just one इस पे लगा सकते हो. You get the same observation. What you observe at this point, okay, जब तुम डिटेक्टर वहां पे लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली शो दिस टाइप ऑफ पैटर्न. जैसे ही अपन ने डिटेक्टर लगाया तो अपने को ये पैटर्न मिलता है. इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली गोज टू द सेम स्पॉट्स. ओके, दे बेसिकली शो यू टू स्लिट्स. बेसिकली इस तरह के टू मिलेंगे अपने को. सो इफ आई वर टू, सो यू जस्ट सी one strip and then another strip. No diffraction pattern, no interference pattern. A simple particle like behavior. Okay, दो स्लिट्स में से पार्टिकल्स जा रहे हैं, सामने जो स्क्रीन है उस पे जाके लग रहे हैं, एंड सो यू सी दैट बिहेवियर. ये काय के साथ मिल रहा है अपने को? जब अपन ने डिटेक्टर लगाया. अब डिटेक्टर निकाल दिया, क्या किया? डिटेक्टर निकाल दिया.
तो अपने को क्या मिल रहा है, ये पैटर्न मिल रहा है. सो दिस इज विथ डिटेक्टर, okay, with detector, and this pattern is observed, sorry, without detector, and this pattern is with detector. अभी तक समझ में आ रहा है क्या ये? Is this understood? कैसे होता है मैं तुमको बताता हूँ, ठीक है ना, at the end of it. But is this clear कि जब डिटेक्टर नहीं है तो अपने को कौन सा पैटर्न मिल रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न. जब डिटेक्टर है तो अपने को कौन सा पैटर्न मिल रहा है, रेगुलर पैटर्न. ओके, रेगुलर पार्टिकल लाइक पैटर्न. क्लियर है? नाउ पीपल स्टार्टेड टू थिंक कि इट्स प्रोबेबली बिकॉज कि जैसे अपन डिटेक्टर लगाते हैं तो वहां पे कुछ एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है, हवा चेंज हो रही है, और बिकॉज ऑफ दैट इट इज पॉसिबल कि somehow this electrons are actually interfering with that detector and it is not showing the interference pattern. समझ में आया ना? डिटेक्टर किसी तरह से इस इंटरफियरेंस पैटर्न के साथ इंटरफियर कर रहा है and it is not showing that, it basically shows this pattern. ठीक है? Okay, so detector was in question. They tried different detectors first, nothing worked. फिर उन्होंने क्या किया कि डिटेक्टर लगाया. ठीक है, डिटेक्टर लगाया. अगर डिटेक्टर लगा रहे तो कौन सा पैटर्न दिख रहा है, ये वाला, isn't it? डिटेक्टर के साथ ये पैटर्न मिल रहा है. अब नेक्स्ट रन किया उन्होंने, डिटेक्टर वही रहने दिया, डिटेक्टर को ऑन नहीं किया. ओके, डिटेक्टर को क्या किया उन्होंने, ऑन नहीं किया, डिटेक्टर वही लगाया. अब कौन सा पैटर्न मिला होगा उनको, बताओ. दैट इज करेक्ट आशनी, यस, इंटरफियरेंस पैटर्न. ओके, डिटेक्टर लगाया बट दे डिडंट turn it on, okay, and they got a interference pattern. Okay, detector on करते हैं तो you get particle pattern, और ऑफ करते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न. एंड दिस हैज नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी और वहां पे जो भी वायर्स आ रहे, केबल्स आ रहे, नथिंग टू डू विद दैट. ओके, क्योंकि सारे ब्लाइंड टेस्ट साइंटिस्ट लोगों ने किए. द फाइनल कंक्लूजन इज कि अगर हम डिटेक्टर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बिहेव एज अ पार्टिकल. ओके, और उस समय क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग थ्रू वन इलेक्ट्रॉन थ्रू वन स्लिट एट अ टाइम. किसी एक स्लिट में से इलेक्ट्रॉन जाएगा रैंडमली एंड इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ पार्टिकल. और जब डिटेक्टर ऑफ करते हैं अपन या डिटेक्टर नहीं लगाते, then it shows the magical behavior. It becomes a wave. It goes through both the slits at the same time, interfere with itself, and you get interference pattern. Understood? So that was a big mystery. It is still a mystery. Okay, remember I told you कि आंसर मिलेगा, आंसर नहीं है, किसी के पास नहीं है. So how can I give? All right, nobody knows how that actually happens. Okay, but that's how the quantum world is. लोगों ने इसको बोला है, this is what is called as observer effect. Observer effect, and Einstein actually hated this. Okay, this particular experiment. मतलब this is called as observer effect. Observer effect का मतलब होता है कि if you observe something, okay, whatever you see is true, but when you don't, then all the possible combinations become reality when you don't see it. Okay, so observation actually changes everything. और ये मैं तुमको आगे थोड़ा अपने को और आता है the observer effect. इसके ऊपर अभी भी डिबेट चालू है, but most of the scientists have accepted it. Basically this is called as observation effect or observer effect. Okay, understood है? So this is a double slit experiment. ओके, फिजिक्स में तुमको इस तरह से नहीं बताएंगे, बिकॉज फिजिक्स में एक्चुअली तुमको सिलेबस में है तो सिलेबस के हिसाब से तुमको बताएंगे. केमिस्ट्री में आई डोंट केयर बिकॉज इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, सो आई कैन प्ले अराउंड विद इट. ओके, आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट अ मिस्ट्री अराउंड द इलेक्ट्रॉन्स टू शो यू कि इलेक्ट्रॉन्स कितने अजीब है. ओके, जब तुम उनको देख रहे हो तो वो पार्टिकल के जैसा बिहेव करेंगे, जब नहीं देख रहे हैं तो मतलब लिटरली भांगड़ा कथक जो भी करना है वो कर रहे हो. Okay, they are doing all kinds of dances. Basically they are behaving like a wave, okay, when you are not watching them, according to this experiment. But they are both, remember that. Okay, ये experiment से पता चल रहा है कि they are behaving as a particle, they are also behaving as a wave. उनका wave behavior अपन डिटेक्ट नहीं कर सकते, but we can calculate.
ओके जब यहाँ पे अपने को इस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है तो वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड वी कैन you know detect basically in that way. Indirectly we can detect the interference pattern. Okay, but we can actually see the electron as a wave. That is one of the thing. Okay, and that is the nature of the quantum behavior. Okay, quantum behavior हम calculate कर सकते हैं, predict कर सकते हैं, but we can't actually observe it. Understood? So that was a double slit experiment. There are other experiments as well जो मैं तुमको आगे बताऊंगा जो weird है basically because of the quantum nature of the particles. Okay. Okay, so we saw this particular portion. यहाँ पे अपन ने ये क्वेश्चन देखा था इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन वाला and we stopped after that. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल देखते हैं अपन. Okay, this is an example. Calculate the wavelength associated with an emitted electron from the ground state of the hydrogen atom when the electron absorbs energy of 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन एटम है, समझ लो क्वेश्चन को. हाइड्रोजन एटम है और पूछा है कैलकुलेट द वेवलेंथ, मतलब लैम्बडा पूछा है विथ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट. ओके, तो बेसिकली दिस इज आवर हाइड्रोजन एटम, समझ लो. इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज ओनली इन द फर्स्ट स्टेट. ओके, और जब इसने एनर्जी दिया अपन ने इसको कोई, ओके हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया कितना, 20.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दिया है. तो अब पूछा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ओके तो उसका वेवलेंथ क्या रहेगा. अंडरस्टूड है, तो कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इमिटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट. तो यहां से जब इमिट होगा तो उसका वेवलेंथ क्या रहेगा ये अपने को पूछा है. ऑलराइट, यहाँ पे अगर तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे कि देखो इतनी एनर्जी अपन दे रहे, तो कुछ एनर्जी कहा जाएगी इस इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी निकालने में. ओके, तो कुछ एनर्जी अपने को खर्च करना पड़ेगा टू रिमूव द अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम दैट इलेक्ट्रॉन. और जो बची हुई एनर्जी है, ऑलराइट, दैट इज गोइंग टू गेट इमिटेड, दैट इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड, ओके, एज वेवलेंथ, एज लाइट. ओके, सो एच न्यू करके यहाँ पे जो लाइट इमिट हो रहा है वो बची हुई एनर्जी रहेगी और वही हमको निकालना है. तो न्यू इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी, तो एच सी बाय लैम्बडा, तो हमको लैम्बडा निकालना है. तो बेसिकली हमको ये देखना है कि एनर्जी कितनी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई और डिफरेंस कितने का आ रहा है, और वो डिफरेंस इज इक्वल टू एच न्यू. ओके, वो बची हुई जो एनर्जी और डिफरेंस है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट. क्लियर है क्या? दैट इज हाउ आवर वर्किंग इज. सो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में होता है, ओके, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है और हम उसको प्रोवाइड कितनी कर रहे हैं, 20.4, मतलब बचेगी कितनी, 6.8. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लेफ्ट ओवर. ओके, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लेफ्ट ओवर, और ये एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी बाय लैम्बडा, क्योंकि अपने को लैम्बडा निकालना है. तो अपने को E मालूम है, H मालूम है, C मालूम है, लैम्बडा निकालना है. वेरी सिंपल. ओके, एंड दैट इज बेसिकली योर वेवलेंथ. ओके, oh sorry, I think I made a mistake here because we have to use the particle energy. Okay, so let me see the question first because I was thinking it is a wave emitted electron. So okay. So हमको ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेवलेंथ निकालना है, नॉट ऑफ द लाइट. ओके, दैट वाज माय मिस्टेक. बेसिकली हम लोग जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालना है. एंड इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल, isn't it? Electron is a particle. तो हमको डी ब्रॉली का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द वेवलेंथ. डी ब्रॉली का इक्वेशन क्या था, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी. ओके, तो एच अपने को मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मालूम ही है, और वेलोसिटी अपने को काइनेटिक एनर्जी से निकालना पड़ेगा. सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी अपने को निकालना पड़ेगा. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो यहां से वेलोसिटी निकाल लो और यहां पे रख दो. ओके, और यू कैन एक्चुअली यूज दैट लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट 2m के ई, ये इक्वेशन यूज कर सकते हो. ओके,
So obviously we know the kinetic energy कितना था 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको मैंने जूल्स में कन्वर्ट कर दिया है by multiplying it with 1.6 into 10 to the power minus 19. समझ में आया ना? This is in joules now. Okay. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपने को मालूम है 9.1 into 10 to the power minus 31. H की वैल्यू भी मेरे को मालूम है, that is equal to कितना होता है 6.6 into 10 to the power minus 34. Okay. और ये सारे वैल्यूज यहाँ पे रखो, लैम्बडा कैलकुलेट करो, इट कम्स आउट टू बी अबाउट 4.7 एंगस्ट्रॉम. ये क्लियर है कि अंडरस्टूड है किस तरह से प्रॉब्लम किया है? सो देखो, जो तुमको समझ में आया होगा फ्रॉम द मिस्टेक आई मेड एक्चुअली, वो ये कि when you have to find out the wavelength of a light, you use hc by lambda. Okay, energy is equal to hc by lambda, ये इक्वेशन यूज करोगे. और अगर पार्टिकल है और पार्टिकल का वेवलेंथ निकालना है तो उसके लिए अपने को डी ब्रॉली का इक्वेशन यूज करना है. ओके, सो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है. अब जो हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. किसको मालूम है ये? एनीबॉडी हर्ड अबाउट इट? सो इसको obviously I don't expect you to know Heisenberg uncertainty principle, but if you talked about science, this is probably the craziest idea, but it is true. Okay. So Heisenberg uncertainty principle, this is the foundation for quantum theory. ठीक है ना? और obviously जब इसने ये propose किया, he himself was not sure about it. ठीक है ना? जब उसने uncertainty principle propose किया, he himself was not sure about it, but the experimental results जो थे, it actually agreed with it, and that's why this became the principle. Okay, the entire quantum world actually depends upon that uncertainty principle. Essentially, nothing, we cannot be certain or sure about anything. That is the meaning of it. समझ में आया ना? हम किसी भी चीज को लेके 100% श्योर नहीं रह सकते, and that is the uncertainty principle. Okay, अभी अपन देखें कि ये क्वांटम वर्ल्ड के अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में किस तरह से एप्लीकेबल है, वो अपन देखते हैं. Okay, so when you talk about microscopic particles मतलब electrons, protons, atoms, ions. So when you talk about electron, proton, atoms and ions, okay, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो था कि will we ever be able to detect their position? Okay, velocity, position, ये सारी चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं क्या? And that was the major issue. अगर मैं मान लो लार्ज ऑब्जेक्ट लेता हूँ, बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, जैसे एक क्रिकेट बॉल है फॉर एग्जांपल, तो वी कैन बी एब्सोल्युटली श्योर अबाउट इट्स पोजीशन, ओके, एंड वेलोसिटी साइमल्टेनियसली. ओके, पोजीशन एंड वेलोसिटी, हम दोनों चीजें उसकी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के बारे में, सर्टेनिटी के साथ बता सकते हैं, है ना. क्रिकेट में बॉल की स्पीड मेजर करते हैं, ऑलराइट. They also measure it in football हो गया या baseball हो गया. They measure the speed of the ball very accurately. Okay, and we can be sure about it that that is very accurate. Obviously, it cannot be 100% accurate because of precision. Okay, of that is instrument, but that is very accurate. Okay, तो essentially हम बता सकते हैं कि there is this particle. अगर मान लो मेरे को इसका पोजीशन और वेलोसिटी मालूम है, तो आई कैन प्रेडिक्ट कि ये थोड़ी देर बाद कहाँ जाएगा, कहाँ पे रहेगा, ये भी मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, है ना. उसकी ट्रेजेक्टरी में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, इजंट इट? पोजीशन और वेलोसिटी का मतलब ये समझ लो कि अगर मैं ये पेन फेंका है मैंने, ओके, तो जब ये व्हेन इट इज इन द एयर, इफ आई नो द वेलोसिटी एंड इफ आई नो द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल, तो मैं बता सकता हूँ कि थोड़ी देर बाद ये कहाँ जाएगा. फिजिक्स में तुम यही करते हो ना, ट्रेजेक्टरीज ट्रैक करते हो. प्रोजेक्टाइल मोशन ले लो फॉर एग्जांपल, उसमें तुम वही करते हो कि इसका ट्रेजेक्टरी, एंगल ऑफ एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, वो सब कुछ निकालते हो, एंड देन इसे कि कितनी देर में ये फॉल होने वाला है, कितनी देर में कहाँ पे रहेगा, ये तुम निकाल सकते हो. बराबर है कि नहीं है? लेकिन अगर मान लो तुमको वेलोसिटी ठीक से मालूम नहीं है या फिर पोजीशन ठीक से मालूम नहीं, तो तुम क्या उसकी ट्रेजेक्टरी बता सकते हो? क्या तुम्हें बता पाओगे कि ये कहाँ जाने वाला है थोड़ी देर बाद? Not possible, isn't it? That is the thing, and that is the problem with subatomic particles, या जो ये microscopic particles होते हैं उनके साथ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. ओके, मतलब अपन पोजीशन और वेलोसिटी बड़े ऑब्जेक्ट की बता सकते हैं, इसका मतलब हम उनका मोमेंटम बता सकते हैं.
ओके, उनका मोमेंटम हम आसानी से बता सकते हैं बड़े पार्टिकल्स के लिए। लेकिन अगर मैं ये सबएटॉमिक पार्टिकल्स के लिए बताऊं तो ये पॉसिबल ही नहीं, इट इज नॉट ट्रू। मैं इनका वेलोसिटी और पोजीशन नहीं बता सकता, ओके, एटलीस्ट दोनों साइमल्टेनियसली नहीं बता सकता। तो मान लो कि जैसे कोई सबएटॉमिक पार्टिकल है फॉर एग्जांपल, और जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन ले लिया अपन ने, ठीक है ना, और उसका पोजीशन और वेलोसिटी मेरे को डिटरमाइन करना है। सबएटॉमिक पार्टिकल है, कोई छोटा सा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और उसका वेलोसिटी और पोजीशन मेरे को पता करना है। अगर मेरे को वेलोसिटी और पोजीशन पता चलता है उसका, तो मैं बता सकता हूँ कि आफ्टर फ्यू सेकंड्स ये कहाँ रहेगा। ओके, दैट्स समथिंग आई कैन एक्चुअली टेल। अगर मैं उसका एस्टिमेट पोजीशन अगर निकालना चाहूँ तो आई नीड टू सी इट, मेरे को देखना पड़ेगा। ओके, विथ लार्ज पार्टिकल आई कैन एक्चुअली सी, एंड दैट्स व्हाई अगर जैसे तुम्हारे तरफ कोई क्रिकेट बॉल फेंकता है, इजंट इट, क्रिकेट बॉल फेंकता है, यू कैन कैच इट। हाउ डू यू कैच इट? बराबर है, तो बराबर एग्जैक्टली जब वो बॉल आता है, एग्जैक्टली उसी समय तुम्हारे हाथ नजदीक आते हैं, उसी समय तुम उसको हाथ, अपने हाथ को क्लोज करते हो, एंड बॉल गेट्स ट्रैप्ड। हाउ डू यू गेट ट्रैप्ड? बिकॉज यू आर सीइंग दैट विथ योर आईज, कि उसका वेलोसिटी क्या है तुम्हारे दिमाग में, उसका सेट हो रहा है बेसिकली एक फॉर्मूला, ऑलराइट, एंड उसका ट्रेजेक्टरी क्या है, और बराबर तुम उस ट्रेजेक्टरी के हिसाब से उस पोजीशन पे जाते हो और उसको कैच करते हो। ओके, बिकॉज यू सी इट। लेकिन what about subatomic particles? Obviously we cannot see it, isn't it? But you need to see it somehow, technologically speaking. ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे उसको देखने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे अपन चीजों को देखते हैं। तो हाउ डू वी सी इट? वी सेंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इस केस में अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन ही देखना है तो मैं क्या करूंगा, आई विल सेंड अ बीम ऑफ लाइट ऑनटू इट। अगर लाइट उसके ऊपर भेजता हूं तो आई कैन एक्चुअली सी द रिफ्लेक्टेड लाइट। जो लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आएगा मैं उसको देख सकता हूँ। देयर इज गोइंग टू बी अ डिफरेंस इन द रिफ्लेक्शन, और वो रिफ्लेक्शन को मैं इमेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है ना, इस तरह से मैं उसको देख सकता हूँ। ओके, तो मेरे को जो लाइट वापस आएगा, रिफ्लेक्ट आएगा, ओके, उससे मैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकता हूँ। ओके, इलेक्ट्रॉन कहाँ था, ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी सम डिफरेंस। जब इलेक्ट्रॉन वहां पे है तो लाइट किस तरह से बिहेव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं है तो लाइट किस तरह से बिहेव कर रहा है, और ये डिफरेंस से मैं बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, पोजीशन बता सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो मेरे को उस इलेक्ट्रॉन के पोजीशन की एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, ऑब्वियसली ना, जितना एक्यूरेटली हो सके उतना एक्यूरेटली मेजर करने की अपन कोशिश करेंगे। ओके, अगर मेरे को एक्यूरेटली मेजर करना है तो जो लाइट मैं भेज रहा हूं टू मेजर द और टू डिटेक्ट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, सबसे छोटा वेवलेंथ वाला लाइट यूज करना पड़ेगा, है ना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, जो भी छोटा वेवलेंथ है। अगर वेवलेंथ छोटा है उस लाइट का तो ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, वेवलेंथ छोटा है तो वो ज्यादा अच्छे से उस पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा और मेरे को उसका पोजीशन ज्यादा एक्यूरेटली मालूम होगा। ओके, एंड दैट इज द प्रिंसिपल एक्चुअली दैट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, वेवलेंथ अगर छोटा है तो इमेज ज्यादा अच्छी बनती है, एंड दैट्स व्हाट दे डू इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हाई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट and they get reflected back and they create the image। कैसा होता है exactly वो देखना पड़ेगा उसका मैकेनिज्म। So what we need is, अगर एक्यूरेसी के साथ मेजर करना है इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, तो what I need is a wavelength light that has a small wavelength। So let's say कि ये जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, ओके, दैट इज प्लस माइनस लैम्डा, उसको अपन एक नंबर देंगे अभी थोड़ी देर में। ओके, प्लस माइनस लैम्डा मतलब जो अनसर्टेनिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है, ओके, एट एनी ऑफ दिस पोजीशंस, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ मेजर करते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ हम कोई भी चीज कभी भी मेजर नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी उसमें होता ही है। तो कितना अनसर्टेनिटी रखा है अपन, प्लस माइनस लैम्डा। ओके, मतलब एक वेवलेंथ इधर या एक वेवलेंथ उधर, ऐसा हो सकता है, इजंट इट? सो हमको ये कम से कम चाहिए, इसलिए वेवलेंथ कैसी लेंगे अपन, लोएस्ट लैम्डा लेंगे, ताकि प्लस माइनस लैम्डा बहुत कम है, एंड सो वी गेट मोर एक्यूरेसी आउट ऑफ इट। रिमेंबर, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है ना, वेवलेंथ छोटा ले रहे मतलब फ्रीक्वेंसी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा अपने को, इजंट इट, टू गेट मोर एक्यूरेसी। लेकिन जैसे तुमने देखा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में
कि अगर मैं हाई एनर्जी फोटोन कोलाइड करवाता हूँ इलेक्ट्रॉन के साथ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, इजंट इट? वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अगर ज्यादा एनर्जी का लाइट मैं उसके ऊपर इम्पार्ट करता हूँ तो जो इलेक्ट्रॉन है या जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। ये अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा। ओके, और ये अगर हम यहाँ पे करते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर उसका पोजीशन मेजर करने के लिए जब लाइट डाल रहा हूं उसके ऊपर, और जो लाइट है मान लो दैट लाइट हैज अ स्मॉल वेवलेंथ, मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी का लाइट मैं उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर डालता हूं तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। अंडरस्टूड है? मतलब उसका पोजीशन अपन मेजर करने गए तो उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। ओके, क्लियर है क्या? अगर मैं इसका पोजीशन मेजर करना चाहता हूं तो इसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ओके, मतलब मैं पोजीशन और वेलोसिटी एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकता सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए। इज दैट क्लियर? सो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल जो है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये हमको ये बताता है कि इट इज, ध्यान में रखना, it is impossible to calculate the position and momentum और velocity, ठीक है ना? मोमेंटम हम लिखते हैं mv, ठीक है ना? सो पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ऑलराइट, अगर छोटा पार्टिकल है जैसे सबएटॉमिक पार्टिकल है या कोई भी छोटा पार्टिकल है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते। That was Heisenberg uncertainty principle. Okay, Heisenberg was a German physicist. काफी troubled past रहा इसका. He had to leave Germany. He had to go to Scotland, or basically one of the geniuses. Okay, but he had to travel a lot, or because of that, ऐसा बोला जाता है कि his life itself was very troubled, and that's why this troubled theory was proposed. Okay, it's a joke basically, but Heisenberg uncertainty principle is the foundation of quantum theory. Okay, हम किसी भी subatomic particles के लिए, okay, whether it is an electron, proton, or neutron, or any other small particles, okay, we cannot measure the position and momentum or velocity simultaneously of a moving particle. Actually, whether it is moving or not, we just can't. Understood it? It's not possible for us to actually do that. समझ में? अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने जो तुमको एग्जांपल बताया था, ओके, कि द लाइट उसके ऊपर अपन गिराना है तो छोटा वेवलेंथ लेना पड़ेगा, मतलब ज्यादा एनर्जी का लाइट गिराते हैं तो उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। This is for understanding only. Okay, that is not actually true. ये नहीं है कि हम टेक्निकलिटी के वजह से पार्टिकल्स का पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते। दैट इज नॉट ट्रू। ओके, जस्ट अपने समझने के लिए, समझाने के लिए एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है कि इवन इफ वी कुड measure it, we would not be able to measure it, the position and the velocity or the momentum of it. Okay, it's just not possible. Okay, that is the limitation of the quantum theory. Quantum theory में जो quantum particles है, okay, उनका position और velocity हम simultaneously कभी भी measure नहीं कर सकते। okay, और जो पूरा quantum theory है इसी principle से emerge होता है। ध्यान में रखना, जो पूरा क्वांटम थियरी, दिस इज बेसिकली अ बिग लीप इन क्वांटम थियरी, डी ब्रॉली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, दिस बिकम्स द कॉर्नरस्टोन ऑफ क्वांटम थियरी, और यहीं से क्वांटम थियरी डेवलप होती है। ओके, ये बहुत अजीब है। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग आफ्टर बोर के बाद जो कुछ भी हुआ, दिस इज ऑल वेरी वियर्ड। और बेसिकली ऑब्वियसली 10th तक तुमको बोर थियरी मालूम थी, ऑलराइट। कुछ लोगों ने हो सकता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सुना हो, लेकिन इसका मतलब ऑब्वियसली समझ में नहीं आता। ओके, नॉट एट दैट टाइम। तो अब समझ लो, इसका अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली हम मेजर नहीं कर सकते फॉर सबएटॉमिक पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि हम ये कभी भी नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल कहाँ पे है। अंडरस्टूड है?
ये पार्टिकल कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये हम नहीं बता सकते। मतलब हम ये कभी नहीं बता सकते कि पोजीशन, ये पार्टिकल कहाँ पे है, ये हम कभी भी नहीं बता सकते। अंडरस्टूड है? सो दिस पार्टिकल्स आर देयर ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग उसको नहीं बता सकते। Alright, and that is the fundamental limitation of the quantum theory. Okay, and we have accepted that, और इसके बारे में सोचते नहीं है, we just accept it कि okay, we cannot measure it, we cannot tell where the particles are, that is fine with us. Okay, we don't care. Understood? Because we cannot do it, so why bother about it? So उसने बोला ये दिस इज बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इक्वेशन है, ध्यान में रखना, दिस इज द इक्वेशन फॉर द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है ना? दो तरह के अनसर्टेनिटीज है, एक है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दूसरा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट दीज टू अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हम बताते हैं डेल्टा एक्स से, एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हम बताते हैं डेल्टा पी से, विच इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। ठीक है ना? मास कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटी चेंज रहेगी, मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो जाएगी। ओके, सो डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके, जैसे अपन लिखते हैं ना प्लस माइनस 5 मीटर, जैसे अपन किसी को बता रहे डिस्टेंस कितना है, तो कोई बोलेगा यहाँ से 15 किलोमीटर है, तो एग्जैक्टली 15 नहीं होगा ना, देयर इज प्लस माइनस, वो 1-2 किलोमीटर इधर उधर होता है। ओके, एंड दैट इज द अनसर्टेनिटी जो अपन प्लस माइनस में लिखते हैं, दैट इज द अनसर्टेनिटी। अगर मैं लिख रहा हूँ प्लस माइनस 5 मीटर और मैं किसी को डिस्टेंस बता रहा हूँ, सो दैट प्लस माइनस 5 is the uncertainty in that distance. Okay, so that is the uncertainty in position. Okay, and uncertainty in momentum. क्लियर है? तो मोमेंटम जो लिखते हैं अपन, दैट इज एम डेल्टा वी, और उसने बोला कि प्रोडक्ट ऑफ, ओके, प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन h by 4 पाई। ओके, इसको अपन इस तरह से लिखते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा पी। देखो बोला है उसने प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in position, uncertainty in momentum. This is uncertainty in position, uncertainty in momentum. So product of these is greater than or equal to h by 4 pi. Okay, ये दो जो है ये हमेशा h by 4 pi से ज्यादा ही रहेंगे। Okay, uncertainties in position and uncertainty in momentum, इसका प्रोडक्ट हमेशा h by 4 pi से ज्यादा रहेगा। ये h by 4 pi से कभी भी कम नहीं हो सकता, और जब कम नहीं हो सकता इसका मतलब ये है कि हम सर्टेनिटी के साथ कोई भी चीज बता नहीं सकते। इज दैट क्लियर? अगर मेरे को सर्टेनिटी के साथ बताना है तो ये डेल्टा जो अनसर्टेनिटी है दैट शुड बी लेस देन h by 4 pi, लेकिन अनसर्टेनिटी इज मोर देन h by 4 pi, तो हम सर्टेनिटी के साथ कोई भी चीज बता नहीं सकते व्हेन इट कम्स टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स या क्वांटम पार्टिकल्स। ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। तो ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो व्हाट वी गेट इज अनदर इक्वेशन, और ये इक्वेशन तुम्हारे ज्यादा काम का रहेगा, डेल्टा एक्स टाइम्स डेल्टा वी। देखो एम को मैंने इस साइड में ला लिया, h by 4 pi m. Okay, so uncertainty in position times uncertainty in velocity is greater than or equal to h by 4 pi m. Okay, तो ये जो uncertainty है that will always be greater than, so this is the uncertainties, product of uncertainties will always be greater than h by 4 pi m. So this is delta x times delta v. तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं पोजीशन जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो कम करना चाहता हूँ, अगर मैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम करनी है मतलब सर्टेनिटी बढ़ रही है इसकी, ठीक है ना? अगर सर्टेनिटी बढ़ रही है तो अगर इसकी अनसर्टेनिटी कम हो रही है तो वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, सो दैट द प्रोडक्ट विल ऑलवेज स्टे अप देन h by 4 pi m. समझ में आया क्या? एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, दूसरा अगर बढ़ेगा तो पहला वाला कम होगा। ओके, इस तरह से कि ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा h by 4 pi m से ज्यादा रहेगा। ओके, अंडरस्टूड है? सो अगर मैं पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करता हूं तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी,
और अगर मैं वेलोसिटी एक्यूरेटली मेजर करना चाहता हूं तो इसका पोजीशन पूरा अनसर्टन हो जाएगा, कहीं पे भी हो सकता है। ओके, इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सो दिस इज द एग्जांपल। ओके, कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम में। अब देखो कि इसका रेडियस जो है ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये बोर ने निकाला था 0.529 एंगस्ट्रॉम, बराबर, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ये बोर इक्वेशन से ही आया था 0.529 एंगस्ट्रॉम। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 0.5 कर देता हूं, ठीक है। सो दैट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, नाउ टू एस्टिमेट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेट द एक्यूरेसी जो है, इसको मेजर करने की एक्यूरेसी हम 10% अनसर्टेनिटी रखते हैं। कितनी अनसर्टेनिटी रखी है? 10% अनसर्टेनिटी, विच इज प्लस माइनस 0.05 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है ना? तो दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कितना है? 10% अनसर्टेनिटी, विच इज, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अनसर्टेनिटी अगर मैं ज्यादा कम करता हूं, मतलब ज्यादा एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करता हूं, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? 10% तक रख रहे हैं, एंड दैट इज फाइन, इजंट इट? 10% is good enough. Basically, it's a nice number. So we're going to keep the uncertainty about 10%. अगर 10% निकालते इसका, so it becomes 0.05 angstrom. That is the uncertainty in position. Okay, और इसको एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, तो it becomes 5 into 10 to the power minus 12 मीटर। Okay, so that is the uncertainty. अगर ये अनसर्टेनिटी है, okay, just imagine हम लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, एंड देयर इज दिस रेडियस, ओके, एंड देन देयर इज दिस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कितना है? 0.05 एंगस्ट्रॉम, 0.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब हम मेजर करना चाहते हैं, सो अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी, ओके, हमने काफी अनसर्टेनिटी लिया है, सो दैट कैन एक्चुअली बी समवेयर इन दिस रीजन, दैट शुड बी इन दिस रीजन, बराबर है ना? दैट इज प्लस माइनस 10, प्लस माइनस इधर उधर थोड़ा सा। सो इस रीजन में कहीं तो भी इलेक्ट्रॉन अपने को मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट आई मीन। इज दिस क्लियर? अगर यहाँ इस रीजन में अगर इलेक्ट्रॉन मिल जाता है मेरे को, तो आई विल बी क्वाइट हैप्पी एक्चुअली, कि जो बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे रहेगा फ्रॉम द न्यूक्लियस, वहां पे इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल रहा है, तो आई शुड बी वेरी हैप्पी, नो, इफ द इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को इस रीजन में मिल जाता है, रेड रीजन में। ओके, सो लेट्स सी इलेक्ट्रॉन हमको कहां पे मिलता है, मेरे को क्या करना है, ठीक है। तो इफ यू गो टू दिस इक्वेशन, यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मेरे को मालूम है, सो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ रहा है अपना प्लस माइनस 0.05, ओके, इंटू 10 to the power minus 12, आई थिंक 5 into 10 to the power minus 12 मीटर। ओके, दैट इज द अनसर्टेनिटी। मैं इसको इस साइड में ले लेता हूं और इसको निकालता हूं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालता हूं फ्रॉम दैट इक्वेशन। तो देखो, मैंने अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकाला बेसिकली। ओके, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम h इज इक्वल टू 4 पाई डेल्टा x। ओके, डेल्टा x की वैल्यू अपने को मालूम है, जस्ट थोड़ी देर पहले निकाला अपन ने। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो मोमेंटम निकल रहा है अपना, दैट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 2 into 10 to the power minus 23। ठीक है, अगर वेलोसिटी निकालता हो, सो इट बिकम्स लाइक दिस। तो मोमेंटम से ज्यादा समझ में नहीं आता, बट if you calculate the uncertainty in velocity from the same equation, what you get is 0.25 into 10 to the power 8 meter per second। okay, कितना आ रहा है वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी? 0.25 into 10 to the power 8 meter per second। the velocity of light itself is 3 into 10 to the power 8 meter per second। ठीक है ना, वेलोसिटी, लाइट का वेलोसिटी ही 10 to the power 8 आ रहा है, और अगर उतनी अनसर्टेनिटी है तो ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी ना अनसर्टेनिटी, इजंट इट? मतलब कि इट इज ऑल्सो पॉसिबल, इसका मतलब ये हो जाता है कि इट इज पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली मूविंग फास्टर देन द लाइट इटसेल्फ। ओके, इट कैन बी मूविंग स्लोअर देन द लाइट और इट कैन बी मूविंग फास्टर देन द लाइट, बट अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी दोनों चीजें पॉसिबल है। सो दैट इज व्हाई वी कैनॉट एक्सेप्ट इट। दिस इज नॉट पॉसिबल।
because that is a huge, that is not even the velocity of the electron, it is the uncertainty in the velocity of the electron. समझ में आया? That is the uncertainty. इतना uncertainty, ये बहुत बड़ा uncertainty है. So इसलिए हम इसको accept नहीं कर सकते. Okay? So this uncertainty itself is so huge that it is greater than the velocity of the light itself. You understand that? मतलब हम लोग इसको measure करना चाह रहे हैं, but accurately हम measure नहीं कर सकते. That is what it actually means. अगर मैं मान लो अगर velocity अगर measure करता हूँ, okay, up to some accuracy, okay, velocity अगर अपन रखते हैं और उस velocity से इसका position अगर measure करने जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन हमको कहीं पे भी मिल सकता है. okay, that's the uncertainty. So uncertainty जो है, एक अगर मैं accurately measure करने की कोशिश करता हूँ तो दूसरा बहुत ज्यादा uncertain हो जाता है. Alright, in case of velocity हमने देखा कि velocity becomes equal to velocity of the light, or it's more actually in case of uncertainty. Okay, uncertainty अगर इतनी है तो obviously velocity light से भी ज्यादा रहेगी, and that is not something that we can accept. और अगर मैं position measure करने जाता हूँ तो electron is found to be everywhere. Actually, it can be anywhere. Okay, we cannot be certain about the position of the electron. That's what it means. Alright, अब मेरे को ये क्वेश्चन बताओ. This is a review question. क्वेश्चन है, according to Bohr model the following is derived. Rn is equal to 0 और velocity बताइए 2.6 10 to the power 6 z by m. Okay, so this cannot be correct because it violates an important principle. Is it true or false? Is this Bohr equation for the radius and for the velocity, is this true? क्या हम इसको accept कर सकते हैं क्या? So here is the solution for it. This statement is actually true. Okay, we cannot say that. Okay, बोर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है that is at a certain distance from the nucleus, और ये distance कितना था 0.529 angstrom. Okay, that was the distance. बोर ने so ये रेडियस बता दिया उसने, कितने रेडियस पे तुमको इलेक्ट्रॉन मिलेगा. वेलोसिटी उसने बताया इस ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी रहेगी 2.16 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. ये वेलोसिटी रहेगी. देखो बोर ने जो बताया ये एक्यूरेटली बताया, बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देयर कैनॉट बी एक्यूरेसी. यू कैनॉट टेल द पोजीशन एंड वेलोसिटी बोथ एक्यूरेटली. ठीक है ना? इनफैक्ट यू कैनॉट टेल द पोजीशन इटसेल्फ. सिर्फ पोजीशन भी तुम एक्यूरेटली नहीं बता सकते और सिर्फ वेलोसिटी भी तुम एक्यूरेटली नहीं बता सकते. तो दोनों तो ऑब्वियसली तुम एक्यूरेटली नहीं बता सकते. समझ में आया क्या? ठीक है. सो व्हाट दैट मींस इज दैट ये जो बोर ने जो इक्वेशंस दिए थे दे वर नॉट राइट. आई मीन दे वर नॉट एब्सोल्युटली राइट. ठीक है ना? देयर इज सम थिंग्स इनटू इट. ऑब्वियसली दे आर नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग एज वेल. ठीक है ना? कंप्लीटली रॉन्ग भी नहीं है. इसको हम आगे देखेंगे किस तरह से दिस एक्चुअली टर्न्स आउट टू बी राइट. लेकिन अभी फिलहाल जो हमने जस्ट अभी जो सीखा कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि वी कैनॉट मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द फास्ट मूविंग सबएटॉमिक पार्टिकल्स विथ एक्यूरेसी. अगर पोजीशन और वेलोसिटी नहीं एक्यूरेटली मेजर कर सकते तो ये इक्वेशन भी हम यूज नहीं कर सकते. ऑलराइट, हम ये बोल ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है, ये हम बोल नहीं सकते. ओके, सो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो बोर की थ्योरी को डिस्कार्ड करता है. ओके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि यू कैनॉट से एनीथिंग विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी. ना तुम उसका रेडियस सर्टेनिटी के साथ बता सकते हो, ना तुम उसका वेलोसिटी सर्टेनिटी के साथ बता सकते हो. इट इज नॉट पॉसिबल. सो रिव्यू देख लो अभी. इसके बाद अपन क्वांटम थ्योरी की तरफ ही जाने वाले बेसिकली आफ्टर दिस. सो वी हैव सीन अभी तक ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा, जिसके वजह से जो क्लासिकल थियरी थी और उसका जो एक्सप्लेनेशन था दैट वाज नॉट राइट. ओके, सो ये जो डिफरेंस था ये मैक्स प्लैंक ने ये किया. ओके,
बाय गिविंग क्वांटम नेचर ऑफ द एनर्जी। उसने एनर्जी को क्वांटम नेचर दिया था और उसने बताया कि एनर्जी जो है ऑसिलेटिंग पार्टिकल की इट हैज स्पेसिफिक वैल्यू, सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ओनली सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज पॉसिबल है। ओके, इट स्टार्टेड विद बेसिकली मैक्स प्लैंक क्वांटम थियरी। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन ने दिखाया यहाँ पे, फर्स्ट अपन ने इलिस्ट्रेशन दिखाया द हाईलाइटेड द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे अपने को पता चला कि लाइट इज बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। उसके बाद डी ब्रॉली, ओके, उसने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी मैटर को अप्लाई किया। उसने बोला कि अगर लाइट ड्यूअल नेचर दिखा सकता है तो मैटर कैन आल्सो शो अ ड्यूअल नेचर। ओके, उसके बाद बोर मॉडल जो था, ओके, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड अदर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, इसका अपन ने एप्लीकेशन देखा इन प्रिडिक्टिंग द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। ठीक है ना, तो इमिशन स्पेक्ट्रा अपन यूज कर सकते, एक्सप्लेन कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द बोर मॉडल। ओके, ऑलराइट, लेकिन जो शॉर्टकमिंग्स थी, जो बाकी की शॉर्टकमिंग्स थी, ऑब्वियसली बोर मॉडल वाज एप्लीकेबल इन मेनी केसेस, ठीक है, बट इट्स नॉट फुल्ली एक्सप्लेनेबल। इसको तुम पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, काफी प्रिंसिपल्स थे बोर मॉडल के जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। तो ये डायरेक्ट अपोजिशन में था विथ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि बोर हर चीज सर्टेनिटी के साथ बता रहा था। okay, that is the velocity, this is the radius of electron, this is the radius of the first orbit, this is the radius of the second orbit, this is the radius of the third orbit, ये इस तरह से बता रहा है। उसने ये भी बताया कि velocities क्या रहेगी इलेक्ट्रॉन की, एनर्जीज क्या रहेगी, ये सारी चीजें उसने सर्टेनिटी के साथ बताया था। हाइजेनबर्ग बोलता है that is not true, you cannot actually say things with absolute certainty। okay, तो अब जो अपन नेक्स्ट मॉडल देखेंगे उसमें ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अपने को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, जो किया था श्रोडिंगर ने। अंडरस्टूड है, ये अनसर्टेनिटी अपने को इसमें लेना पड़ेगा एटॉमिक थ्योरी में। अंडरस्टूड है? इज दिस क्लियर? एवरीथिंग अंडरस्टूड सो फार? यूजिंग बोर इक्वेशन एंड डी ब्रोली इक्वेशन आई कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट। जो लास्ट टाइम मैंने तुमको एक्चुअली बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव है, सेकंड ऑर्बिट में दो वेव्स है, थर्ड ऑर्बिट में तीन वेव्स रहते हैं। सो इस तरह से मैंने तुमको बताया था, इसका डेरिवेशन नहीं बताया था, तो ये मैं अभी तुमको बताया था। सो नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट, ठीक है ना। सो जैसे कोई ऑर्बिट है और देयर इज अ वेव, ओके, इलेक्ट्रॉन की वेव्स है ये। सो आई एम नॉट ड्राइंग परफेक्टली बट this should be enough। तो इसमें एक तुम क्लियरली देख रहे हो देयर आर 4 वेव्स इस केस में। ओके, अब सरकमफरेंस अगर लेते हैं अपन, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ वेव्स है वो कैसे रहेगा, दैट इज इक्वल टू, इसको अगर मैं इक्वल करता हूं सो कितने वेव्स रहेंगे, जो सरकमफरेंस रहेगा उसका, ओके, सरकमफरेंस डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ओके, सरकमफरेंस अपन लिखते हैं 2 पाई r डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा अगर मैं ये वेव की बात कर रहा हूं तो ये कैसी वेव है, पार्टिकल वेव है। पार्टिकल वेव है मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, ये लिख सकता हूं मैं, इजंट इट? तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, लैम्डा की जगह मैं लिख रहा हूं h बाय mv, तो ये हो जाएगा 2 पाई r mv बाय h। ओके, अब यहाँ पे mvr जो है ये मैं अलग निकालता हूं, इसको सेपरेट कर लेता हूं। सो ये हो जाएगा, ओके, दिस इज बेसिकली दिस, ओके, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 पाई बाय h, ओके, टाइम्स mvr। ओके, ये होता है। अब mvr क्या होता है, mvr ये है angular momentum of, remember Bohr postulate, angular momentum of electron is equal to h by 2 pi, isn't it? Integral multiple of h by 2 pi, mvr is equal to n h by 2 pi। okay, तो 2 pi by h टाइम्स, तो mvr की जगह मैं लिखूंगा n h by 2 pi। तो ये 2 पाई कैंसिल हो जाता है, h कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है n।
इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू कितना रहेगा, n। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने वेव्स रहेंगी, एक, ओके, क्योंकि इसका nth वैल्यू कितनी है, 1, ओके। सेकंड ऑर्बिट में n वैल्यू इज 2, तो इसमें 2 वेव्स रहेंगे। थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव रहेंगे। फोर्थ ऑर्बिट में 4 वेव्स रहेंगे। इज दिस क्लियर? ये अंडरस्टूड है क्या, समझ में आया? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, सिर्फ ये डेरिवेशन नहीं बताया था बिकॉज इट वाज नॉट नेसेसरी, जस्ट गो विद इट। बट आई थिंक इट इज इंटरेस्टिंग एज वेल कि तुमको दिखता है कि किस तरह बोर और डी ब्रॉली का इक्वेशन कंबाइन करते हो तुम। सो यू एक्चुअली गेट कि ऑर्बिट्स में कितने वेव्स होते हैं। कोई डाउट है अभी? ओके तो अगर डाउट नहीं है तो you guys can leave. Okay, I'll see you in the next class. Thank you very much guys. Bye bye.